लेट 18th सेंचुरी में एक फेमस हिस्टोरिकल इकोनॉमिस्ट थॉमस मैल्थस ने वेरी ब्यूटीफुल लेकिन जियोग्राफिकली हार्श डेनिश कंट्रोल्ड नॉर्वे की तरफ यात्रा की। नॉर्वे में रहने वाली छोटी आबादी अपने छोटे खेतों और समुद्र में जो कुछ भी पकड़ सकती थी उससे गुजारा कर रही थी। विंटर सीजन में लगभग आधा साल तक नॉर्वे में अंधेरा साया रहता था और एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल लैंड की मात्रा बहुत कम थी। इस पहाड़ी देश में यात्रा करना लगभग नामुमकिन था क्योंकि टाउन्स वर रिमोट एंड आइसोलेटेड और नॉर्वे के सिटीजन्स अनएजुकेटेड थे। वाइकिंग विजय का एज बहुत पहले ही बीत चुका था जब वाइकिंग्स ने अपने धन और लूट को अपने साथ वापस लाते थे। नॉर्वे अमीर नहीं था लेकिन वास्तव में बहुत गरीब था। थॉमस मैल्थस की यात्रा के बाद के दशकों में वॉर, ब्लॉकेड्स और ऑब्स्टेकल से हालत और भी बदतर हो गए। नॉर्वे की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी और पूरी नॉर्वे में आकल फैल गया था और ये तय था कि नॉर्वे अंडर डेवलप्ड और अनएम्प्लॉयड रहेगा। फिर भी आज अगर आप टाइनी कंट्रीज को शामिल नहीं करेंगे तो नॉर्वे दुनिया पर दूसरा सबसे अमीर देश है। अब नॉर्वे सबसे खुशहाल देशों में से एक है और सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री है। नॉर्वे को एक्यूरेटली डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है और इस देश की 20% लोग करोड़पति है। आखिर कैसे? कई देशों ने वही करने की कोशिश की है जो नॉर्वे ने किया है और उन देशों पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। तो नॉर्वे इतना अमीर कैसे हो गया जबकि अदर कंट्रीज टोटली नाकाम हो गए? क्या नॉर्वे की इकोनॉमी सच में बहुत अच्छी है? तो आइए नॉर्वे की सक्सेस सीक्रेट से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश है। इन देशों के पास 90% ऑयल रिजर्व्स है। फिर भी इन देशों का जीडीपी एज कंपेयरिंग टू टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 7.9% है। वेनेजुएला के पास लगभग 20% ऑयल रिजर्व है। फिर भी वेनेजुएला वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे गरीब देश है। वास्तव में इस लिस्ट के मोस्ट कंट्रीज में सेवियर इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस और एक्सट्रीम इनइक्वालिटी से पीड़ित है। रशिया दशकों से गिरावट में है। ऊपर से यूक्रेन वॉर रशिया को और गिरा दिया है। 2011 में गद्दाफी को उखाड़ फेंकने के बाद से लीबिया अराजकता की स्थिति में है। इस कंडीशन को कई इकोनॉमिस्ट ऑयल कर्ज कहते हैं। आज दुनिया के 27% एनर्जी ऑयल और गैस से प्रोड्यूस होती है। भले ही दुनिया इनएविटेबली एनर्जी के बेहतर और क्लियर सोर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, फिर भी तेल आज और लॉन्ग टाइम तक दुनिया के लिए एक आवश्यकता बनी रहेगी। जब तेल की कीमत बढ़ जाती है तो आप कभी सोचेंगे कि इसकी बड़ी मात्रा का होना किसी देश की इकोनॉमी के लिए एक आशीर्वाद होगा। तेल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लॉटरी जीतने जैसा है। कभी कभी अचानक देश के पास पैसे की बाढ़ आ जाती है जिस वजह से लोगों को फॉरेन प्रोडक्ट्स किनने की क्षमता बढ़ जाती है। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना शुरू करता है। जब एक देश में ऑयल इंडस्ट्री ताकतवर बन जाता है तो ये अदर इंडस्ट्रीज पर हावी होने लगता है। जैसे जैसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू होती है लोकल करेंसी की मांग बढ़ जाती है। न्यू पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीतने के लिए ज्यादा खर्च करने का वादा करता है। डिक्टेटर्स सत्ता में रहने के लिए सेम काम करता है। इन सभी पॉलिटिशियंस और डिक्टेटर्स फ्यूचर के लिए सेव करने के बजाय आज ज्यादा खर्च करता है। अक्सर गवर्नमेंट भ्रष्टाचार हो जाती है और सोसाइटी के कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास वेल्थ चला जाता है जिस वजह से एवरेज सिटीजन्स को सफर करना पड़ता है। लेकिन दुनिया में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश है जो ऑयल कर्ज से, तेल अभिशाप से खुद को प्रोटेक्ट किया है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा कि वो देश नॉर्वे है। लेकिन ऑयल क्यों नॉर्वे की इकोनॉमी को तबाह नहीं किया जो इसे लीबिया, वेनेजुएला और अदर स्मॉल ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन से मौलिक रूप से अलग बनाता है? मैल्थस की यात्रा के लगभग 100 साल बाद नॉर्वे को स्वीडन से आजादी मिली। तभी नॉर्वे अनएजुकेटेड और गरीब थे। इसकी इकोनॉमी रॉ रिसोर्सेस जैसे कि लकड़ी, मछली
और मिनरल्स एक्सपोर्टिंग पर डिपेंडेंट थी। लेकिन इसके लिए नॉर्वे में कुछ चल रही थी। पिछली आधी सदी में प्री इंटरनेशनल ट्रेड के एज के दौरान नॉर्वे ने शिपिंग, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में वैल्यूएबल एक्सपर्टाइज हासिल करने और फॉरेन करेंसी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स होने के साथ दुनिया का 4th लार्जेस्ट मर्चेंट शिप बनाया। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स के दौरान नॉर्वे ने स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश करता है, जिस वजह से सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स मिलती है, वर्कर राइट्स और स्ट्रॉन्ग सोशल रिफॉर्म्स नॉर्वे में एस्टेब्लिश किया जाता है। इस तरह की बैलेंस्ड पॉलिटिकल पावर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करना शुरू कर देता है। हालांकि नॉर्वे का जियोग्राफी हार्श है, बहुत खराब है, लेकिन फिर भी नॉर्वे में चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत फैसिलिटीज थी, जिस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत बहुत आसान थी। तो इस जियोग्राफिकल फैसिलिटीज की वजह से नॉर्वे में सैकड़ों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 75% ऑफ दिस हाइड्रो पावर प्लांट्स फॉरेन कंपनीज द्वारा ओन किया गया था, मतलब फॉरेन कंपनीज इसका मालिक था। तो नॉर्वे की न्यू गवर्नमेंट इसे एक रिस्क की तरह देखता है और विश्वास करती है कि नॉर्वे की रिसोर्सेस सिर्फ और सिर्फ नॉर्वेजियंस द्वारा पोजेस किया जाना चाहिए, जिस वजह से फॉरेन ओनरशिप को रोकने के लिए और लिमिट करने के लिए एक बिल पास किया जाता है। इस बिल बेसिकली मोनोपोली को रोकने के लिए पास किया गया था। नेचुरल रिसोर्सेस को कंट्रोल करने का इस स्ट्रॉन्ग स्टेप बाद में एक अमेजिंग कमाल की रोल प्ले करती है, जिस वजह से नॉर्वे में न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सपेंड होना शुरू होता है और सिग्निफिकेंटली जो ट्रांसपोर्टेशन रुकावट था, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम रिड्यूस होते गया। रेल रोड्स बिल्डअप किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन की न्यू मेथड्स बेसिकली नॉर्वे की जियोग्राफिक डिसएडवांटेज को रिमूव करने में कामयाब रहते हैं। ऑल ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नॉर्वे में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है। दोस्तों, एक बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब भी किसी भी देश की तरक्की पर एनालिसिस करेंगे तो आपको जो चीज सीखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले बैलेंस्ड पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट करप्ट नहीं होगी और आम जनता तक फैसिलिटीज पहुंचेगी। एज ए रिजल्ट नॉर्वे की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन तब भी इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में नॉर्वे की पोजीशन ज्यादा अच्छा नहीं थी। इसलिए दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्वे ने न्यूट्रल भूमिका निभाती है। 9 अप्रैल 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी नॉर्वे पर अटैक करता है और नॉर्वे को कंट्रोल में ले लेता है। अगले 5 साल तक नॉर्वे जर्मनी के अंडर रहता है। बाय द एंड ऑफ द वॉर जो सभी देश के लिए हुआ था, वो नॉर्वे के लिए भी सेम थी, क्योंकि नॉर्वे गरीब हो गए थे। फिर साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लेबर पार्टी नॉर्वे में सत्ता में आता है और स्ट्रिक्ट सोशल रिफॉर्म, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, अप टू डेट एजुकेशन, इन सभी चीजों पर फोकस करता है, जिस वजह से 1945 से लेकर 1975 तक लगातार 30 साल नॉर्वे ने पर ईयर 3.3% जीडीपी ग्रोथ होती है, जिस वजह से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर चला आता है। 1960 के दशकों में नॉर्वे और गरीब नहीं थे, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल एवरेज परफॉर्मर थे जो सब कुछ बदलने वाला था। और ये सब कुछ बदलना शुरू होता है जब नेदरलैंड्स में गैस डिस्कवर होती है। नेदरलैंड्स में गैस डिस्कवर होने के बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि नॉर्वे के कोस्ट लाइन में नॉर्थ सी में मैसिव क्वांटिटीज में ऑयल होगी, लेकिन नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इस बारे में स्केप्टिकल थी। फिर भी फिलिप्स पेट्रोलियम के साथ एक ट्रीटी साइन किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सभी नेचुरल रिसोर्सेस कोई फॉरेन कंपनी द्वारा कभी ओन नहीं किया जाएगा, बल्कि नॉर्वेजियंस ओरिजिनल मालिक होगा नेचुरल रिसोर्सेस का। इस कंडीशन पर फिलिप्स पेट्रोलियम नॉर्थ सी में तेल की तलाश शुरू करता है। ट्राई आफ्टर ट्राई, अगेन एंड अगेन
फिलिप्स पेट्रोलियम को कुछ नहीं मिलता है। फिर लास्ट टाइम के लिए फिलिप्स पेट्रोलियम एक कोशिश करता है और डीपर से डीपर लेवल तक ड्रिलिंग करना शुरू कर देता है। तो फिर 1969 में नॉर्थ सी में नॉर्वे की कोस्ट लाइन पर तेल डिस्कवर होती है। रातों रात मछली पकड़ने वाला एक शहर ऑयल पावर हाउस में बदल जाती है। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट उस वक्त इतना स्ट्रिक्ट था कि किसी भी कंपनी के पास ऑयल एक्सट्रैक्शन राइट्स सेल नहीं किया था। मतलब फिलिप्स पेट्रोलियम के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि सिर्फ ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन के लिए फिलिप्स पेट्रोलियम काम करेगा। बदले में फिलिप्स पेट्रोलियम को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नॉर्वे को मिलेगा। और नॉर्वे ऑयल इंडस्ट्री को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए स्टेट वेल कंपनी एस्टेब्लिश करता है। नॉर्वे को पता था कि तेल किसी भी देश के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए नॉर्वे स्ट्रिक्ट रूल्स चालू करता है, जैसे कि हर साल 90 बिलियन टन से ज्यादा तेल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब लिमिट है 90 बिलियन टन पर ईयर। तो दोस्तों फिर 1980 के दशकों में इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होती है। एक दशक तक लगभग इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। इस प्रॉब्लम की हाल निकालने के लिए नॉर्वेजियन गवर्नमेंट 1990 में गवर्नमेंट पेंशन फंड एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि नॉर्वे को पता था कि सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि जब ऑयल खत्म हो जाएगा तब इकोनॉमी एक झटके में कोलैप्स हो जाएगी। गवर्नमेंट पेंशन फंड बहुत स्ट्रिक्टली किया गया था और नॉर्वे इससे पहले एक बेहतर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सक्षम थी। गवर्नमेंट पेंशन फंड के कुछ रूल्स, जैसे कि कोई नॉर्वेजियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, दुनिया की किसी भी ऑयल कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, अदर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाएगा और जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से आएगा उन सभी प्रॉफिट्स को फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आज इसका रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड आज पूरी दुनिया के पब्लिक कंपनीज का 1.5% शेयर होल्डर है और गवर्नमेंट पेंशन फंड का टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.37 बिलियन डॉलर्स है। इस अमाउंट को अगर नॉर्वेजियन सिटीजन्स के बीच डिवाइड किया जाएगा तो हर सिटीजन को $2.5 लाख मिलेगा। अब नॉर्वे में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज है। नॉर्वे कभी भी सिर्फ ऑयल इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला से नॉर्वे ने एक शिक्षा गेन की थी। अगर दुनिया में अब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो नॉर्वे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्वे ने इतना इन्वेस्ट किया है जिसका इंटरेस्ट इतना है कि उससे बहुत अच्छा से गुजर सकेगा। तो नॉर्वे की इस कहानी से हमें 3 फैक्ट्स एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तो अप टू डेट एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और करप्शन फ्री पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताएं प्लीज।